ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी मौजूदा सियासत की। सियासत गरमा गई है दर्शकों, और केंद्र में एक बार फिर संविधान आ गया है। संविधान की लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन, उसके नेता वो लाल किताब लेकर, संविधान की छोटी कॉपी लेकर वो जनता के सामने घूम रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 370 पार खुद के लिए, और एनडीए गठबंधन के लिए अब की बार 400 पार। कि ये 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि संविधान बदला जाए, बदल दिया जाए। बीजेपी 240 पर ही सिमट गई थी, पर अब संविधान पर और खास दो शब्दों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने। ये नंबर 2 है आरएसएस में, प्रेरणा स्रोत बीजेपी का। इन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में, यानी कि उद्देशिका में, प्रस्तावना कहते हैं, गलत है वो शब्द, उद्देशिका में जो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, इनको हटा देना चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। और यह तो इमरजेंसी के दौरान जब तानाशाही रूप अख्तियार कर लिया था सरकार ने, तब ये शब्द संविधान में डाले गए, ये पहले थे नहीं। अब इस पर बवाल कट गया है। राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट किया है कि चोगा उतर गया है आरएसएस का। जो उसकी सोच है वो एक बार फिर सामने आती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं गरीबों का हक मारना, आरक्षण ना देना, यह फितरत है बीजेपी की, और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और ये सिर्फ अब संघ की बात नहीं रह गई है। शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबले बोले, वहां पर नितिन गडकरी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई। और आज अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को समाजवाद की जरूरत ही नहीं है और धर्मनिरपेक्षता हमारी परंपरा नहीं है। तो ये विशुद्ध राजनीतिक एक विवाद हो गया है शुरू। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, और आपके सवाल जो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मौजूदा सियासी लड़ाई की बात करेंगे, और अब लड़ाई धीरे धीरे जो गरमा रही थी उसमें यकायक एक तेज हलचल दिख रही है। और यह सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर नहीं है, बिहार में तो चुनाव है ही, अगले साल 5-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावी सीजन शुरू होने वाला है एक बार फिर, और ऐसे में फिर से केंद्र में आ गया है संविधान। वो 2024 की तरह जैसे संविधान पर लड़ाई हुई, अब फिर वही आहट सुनाई दे रही है। और वो आहट क्यों सुनाई दी? क्योंकि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले कल वो दिल्ली में थे एक कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जो हुआ ये अंबेडकर भवन में हुआ। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, गोविंदाचार्य भी थे, पुराने विचारक हैं। और यहां पर होसबले बोले कि देश को और संविधान को अब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द नहीं चाहिए। ये संविधान में जो मौजूद हैं, संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका में, वहां से हटा देना चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए। अब ये शब्द इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़े गए थे। यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबले। पर उससे पहले ही 1973 में केशवानंद भारती एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कि संविधान का जो मूल चरित्र है, बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, मुझे, देशवासियों को, उसमें तो हर जगह धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात हो रही है। गैर बराबरी दूर करनी है, सबको बराबर होना है।
किसी एक धर्म को तवज्जो तरजीह नहीं दी जाएगी, यह तो कहा जा रहा है। अब जैसे ही दत्तात्रेय होसबले ये बोले तो विपक्ष हरकत में आ गया। राहुल गांधी वो किताब लेकर घूमे थे पिछले साल लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। पर संविधान ने जब हक दे रखे हैं तो उद्देशिका में ऐसे वक्त पर जो शब्द जोड़े गए, जब आपातकाल था देश में, तो उन्हें हटाने की कोई बात करे तो इतनी हाय तौबा क्यों? पर इसमें एक और पहलू है। अब केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी मैदान में उतर आए हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत प्राचीन और महान राष्ट्र है, भारत जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव का है, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और समाजवाद की देश को जरूरत नहीं है। अब समाजवाद का मतलब क्या होता है कि गरीब गरीब ना रहे, गरीब अमीरी के बीच फासला दूर हो जाए। हमारे देश में जब हमें आजादी मिली, एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, 85% हमारी आबादी सिर्फ कृषि खेतीबाड़ी पर ही आधारित थी, 12% साक्षरता दर थी। तो इसे ठीक करने के लिए समाजवाद का मॉडल अपनाया। वो दूरी, वो जो पढ़ाया जाता था हमें, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, भारत एक अमीर मुल्क है लेकिन बाशिंदे गरीब हैं, वो गरीबी दूर करने की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है समाजवाद की जरूरत ही नहीं है, तो पूंजीवाद चलेगा। अब पूंजीवाद का एक आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करता हूं। देश में इस वक्त 1% जो लोग हैं, सिर्फ 1% टॉप, उनके पास देश की 40% संपत्ति है, दौलत है। 1% के पास, 10% टॉप जो हैं ऊपर वाले, उनके पास 65% देश की संपत्ति दौलत है। और नीचे के 50% जो लोग हैं, उनके पास कुल जमा जोखू कुल संपत्ति देश की सिर्फ 6.4% है। और 1990 आर्थिक सुधारों से पहले पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के जमाने में हुई, यह भी ध्यान कीजिएगा। जो ऊपर के 10% लोग थे, उनके पास देश की कुल 34% आबादी थी, 34% दौलत थी। और अब जो 10% ऊपर वाले लोग हैं, उनके पास 57.7% दौलत है। यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और इसी पूंजीवाद की पैरवी कर रहे हैं क्या दत्तात्रेय होसबले। और ये 2022 में लगातार क्या कह रहे थे, एक बार नहीं दर्जनों बार बोले कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इसे सुधारने की जरूरत है। पर ये खुद ही भूल सुधार करने लगे क्या? मन बदल गया क्या? और इस मन बदलने में राजनीति के ऊंट ने एक करवट ले ली है क्या? 2015 में नंबर 1 आरएसएस में नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबले। तो मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से ठीक पहले, और बिहार चुनाव अब सर पर है, संविधान की समीक्षा की बात की थी और बीजेपी 53 सीटों पर, 243 में से 53 सीटों पर सिमट गई थी। तो अब क्या फिर एक पॉलिटिकल बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है और आने वाले कुछ महीने हमें यही आहट गूंज में तब्दील होती दिखाई देगी क्या? होसबले क्या बोले, कैसे समर्थन किया? यानी कि सरकार का एक बड़ा मंत्री, सरकार भी हामी भर रही है क्या इसमें? वो खुद सुन लीजिए। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे। पहले इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश की संसद नहीं था, न्यायांग तंबू बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। तो मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियरली दिया जा रहा है, देश को समाजवाद की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, सियासत गरमाई, संविधान पर फिर शुरू लड़ाई और समाजवाद नामंजूर, गरीबों का हक चकनाचूर। गरीब और गरीब होता दिखेगा क्या? और ये लड़ाई आरक्षण से भी जुड़ जाती है। ये गैर बराबरी दूर करने के लिए सोशल अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें आरक्षण आता है। अब समाजवाद ज़रूरी नहीं है तो आरक्षण भी ज़रूरी नहीं है क्या? गाहे बगाहे संदेश ये भी दिया जा रहा है। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं राजीव तुली, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी। इनकी पार्टी का डीएनए ही समाजवाद पर आधारित है। जेडीयू सबसे अहम घटक एनडीए का, उनके बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, एमएलसी भी हैं, गुलाम गौस। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार और बेहद ही खास मेहमान आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, मनोज झा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मनोज झा, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो पोल खुल गई, देश की सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कह दी है। इसमें संविधान कहां बदला जा रहा है? आपातकाल के दौरान जो दो शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के जरिए 1976 में, उन्हें हटाने की बात की जा रही है। तो संविधान कैसे बदल जाएगा? उसकी तासीर कैसे बदल जाएगी? संदीप जी, जिन विशेषणों का आपने प्रयोग किया आरएसएस के लिए, वो विशेषण मेरे नहीं है। मैंने बहुत ही तथ्यपरक कुछ बातें कही। सर्वप्रथम तो जो लोग नहीं, ये लालू प्रसाद, आपके बड़े नेता लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है। इसलिए हाँ, कि सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस। हाँ, नहीं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि वो एक मेटाफर है, प्रतीक है, लेकिन उस प्रतीक के पीछे क्या है कि संविधान महज, संदीप जी, एक किताब नहीं है। संविधान को समझने के लिए संविधान सभा की बैठकों का जो संकलन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, तकरीबन 5-6 हजार रुपए में लोकसभा सेक्रेटेरिएट पब्लिश करता है। किसी को भी कोई संदेह हो तो संविधान देखे, उसके धाराओं की बनने की कहानी देखे। अब मैं 2-3 चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसको मैं बौद्धिक स्तर पर रख रहा हूं, तथ्य के स्तर पर रख रहा हूं। इंसर्शन पे आपका कि इंसर्ट कब हुआ साहब, चलिए मान लिया इमरजेंसी में हुआ, लेकिन केशवानंद भारती जजमेंट वो 73 का है। उसने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। 94 में एसआर बोम्मई जजमेंट है, सेक्युलरिज्म के बारे में वही बात दोहराई गई। अब मैं कहता हूं कि 2 चीजें होती है, एक होता है की आर्टिकल्स और एक होता नहीं, है उसमें एक चीज, एक सेकंड मनोज भाई, क्योंकि आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं और मजा आता है आप लोगों के साथ चर्चा करने में। आपने 2 जजमेंट का तो जिक्र कर दिया, केशवानंद भारती का भी और एसआर बोम्मई। ये बात तो आ गई, जस्टिस वर्मा ने जो हिंदुत्व को एज अ वे ऑफ लाइफ परिभाषित किया अपनी जजमेंट में, उसमें ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता हिंदुत्व से जोड़ दी थी कि भाई हिंदुत्व भी धर्म निरपेक्षता की ही बात कर रहा है। तो यही बात हसबले बोल रहे हैं और यही बात शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। संदीप जी, बड़ा फर्क है बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट में और बाकी किसी भी ऑब्जर्वेशन या जजमेंट में। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आज भी केशवानंद भारती को ही उद्धृत किया जाता है, जस्टिस वर्मा को उद्धृत नहीं किया जाता। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा की आर्टिकल और प्रियम्बल, आर्टिकल 25, 26, 27, 28
को कोई अगर नए किंडरगार्टन का बच्चा भी पढ़ेगा तो सेक्युलरिज्म की स्पिरिट मानेगा। उसी तरह आर्टिकल 38 जो अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, जिसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना, मिनिमाइज करना। आर्टिकल 39 जिसका मैं 20 बार इस्तेमाल कर चुका हूं हर बजट के बाद, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को खत्म करने की बात करता है। या आर्टिकल 42 जो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है। या 43 लिविंग वेजेस जो आज न्यूयॉर्क के मेयर को उम्मीदवार कर रहे हैं, ये समाजवादी धारा के प्रतीक है। इंसर्शन से आपको विरोध है, लेकिन क्या आप इनकार सकते हैं कि संविधान सभा की बैठक में हर व्यक्ति ने, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल से सिर्फ हम अंग्रेजों से आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे गैर बराबरी खत्म करने के लिए। अगर गैर बराबरी, समता मूलक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म हुआ और हमने वो राह नहीं चुनी, लेकिन आज के जो हुक्मरान हैं वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और लोगों का विश्वास सरकार में तीसरी बार लोगों ने दिखाया। मनोज भाई देखिए संदीप जी, मैं एक बार और पहले आपके माध्यम से कह चुका हूं, कोई चीज जो तात्कालिक रूप से लोकप्रिय हो वो कालांतर में देश की स्थिरता, उसके मिजाज के लिए लोकोन्मुख हो, ये जरूरी नहीं। विश्व इतिहास गवाह है, कई चीजें लोकप्रिय एक कालखंड में होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन संविधान के इतर जा करके एक सांस्कृतिक संगठन का नंबर 2 या नंबर 3 जो भी हो, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये वही श्रृंखला है जो बंच ऑफ थॉट की है गोलवलकर साहब की, जिसकी तस्दीक की 2015 में मोहन भागवत जी ने, जब कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जब जातिगत जनगणना का उपहास किया प्रधानमंत्री। पर अब जातिगत जनगणना करा रही है सरकार, सबसे ज्यादा पिछड़े उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। देखिए सिंबॉलिज्म अलग चीज होती है संदीप जी। जातिगत जनगणना मांग करने वालों, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश जी हो या राहुल जी हो, उनके बारे में क्या टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी की रही है, यह इतिहास गवाह है। लेकिन जो बहुजन धारा का ट्रैक्शन था तो आपने उसको स्वीकार किया, लेकिन आपकी स्वीकारोक्ति में अभी भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि होसबोले जैसे लोग वो आपके गोलवलकर साहब की परंपरा के वाहक हैं। तो 2 शब्दों को ही तो हटाने की बात कर रहे हैं, बाकी संविधान में आपने खुद जिक्र कर दिया, चाहे हमारी फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, वो तो जस की तस बनी हुई है ना, उसमें गैर बराबरी दूर करने का मकसद है ना हमारा, उस राह पर कोई रोड़े थोड़ा बिछा सकता है। मैं संदीप जी, भाजपा जब बनी थी ना तो उन्होंने जो अपना संविधान बनाया था उसका पहला पेज पढ़ ले। देखिए ये धारा इतनी मजबूत है ना, ये भारी पड़ेगा इनको। आप चुनाव भले 200-400 नहीं, क्योंकि 400 के बाद आपको संविधान बदलना था, 240 पे आप आ गए हैं। ये धारा जो है ना हिंदुस्तान के संविधानवाद की धारा, इससे जो कोई संघर्ष करने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, ये मेरा मानना है। और इस तरह नहीं, आप इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। इसी तो लालू प्रसाद यादव अगली लाइन क्या कहते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। बात हो रही थी धर्मनिरपेक्षता की और समाजवाद की, आपने इसे अब आरक्षण से भी जोड़ दिया। नहीं, एक मिनट, आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? हालांकि आज के दिनों में व्हाट्सएप के ज्ञान से कई लोग आरक्षण को गरीबी उन्मूलन योजना समझने लगे हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम समझने लगे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरी कोई किताब मत पढ़िए, महादेव गोविंद रानाडे वाला लेक्चर पढ़िए, वो पता चल जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, ये जॉब गारंटी स्कीम नहीं है। ये जो एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही, मैं समझता हूं कि संविधान सभा की बैठकों से कोई मतलब नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही अल्टीमेट चीज है। उसी के प्रतीक हैं होसबोले साहब, उसी के प्रतीक है हमारे प्रधानमंत्री जी और तमाम पूरी टीम। नहीं, आप इतना जो हल्ला काट रहे हैं मनोज भाई, आखिरी सवाल आपसे,
जो हमारा संविधान था 1976 से पहले, 42वें संशोधन से पहले, और जिसके रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, जिनका आप लगातार जिक्र करते हैं, उन्होंने गैर जरूरी क्यों समझा था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के प्रियम्बल या उद्देशिका में शामिल करने को? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और इसका जवाब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में है, जहां कहा जाता है कि वी नीड नॉट एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट बाय ऑब्वियसली मेकिंग इट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इट इज इन आवर वेन्स थ्रू द की आर्टिकल्स, जो मैंने शुरू में कहा, थ्रू द की आर्टिकल्स। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में ऐसा दौर आया, उस दौर में लोगों को लगा, अरे आज ही आप देखिए, आप समाजवादी धारा की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो बाजार को खत्म कर देगा, ये पूंजी के वर्चस्व को खत्म कर देगा। कौन सी दुनिया बनाना चाह रहे हैं हम? 5 समृद्धि के टापू को गोल्ड मेडल पहना करके कहें कि विकास हो रहा है? नहीं चाहिए ऐसा विकास। हम फिर इंतजार कर सकते हैं, आप चुनाव में हरा दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली संविधान जीतेगा। क्योंकि जो मैंने बात कही, एक कालखंड में कोई धारा लोकप्रिय हो, वो लोकोन्मुख हो, और इतिहास उसको उसी रूप में याद रखे, ये जरूरी नहीं है। बाकी तो आपके मतलब तमाम को पैनलिस्ट मेरे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। लेकिन राजीव तुली, संविधान विरोधी मानसिकता है क्या आरएसएस की? ये आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। लालू प्रसाद यादव, वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं कई बार दोहराना गैर जरूरी समझता हूं, पर मुझे थोड़ा ये समझाइए, दत्तात्रेय होसबले वो अक्टूबर 2022 में शुरू किया था उन्होंने, और जुलाई 2023 तक लगभग दर्जन बार वो बोले कि देश में 20 करोड़ लोग अभी गरीब हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं, गैर बराबरी बढ़ रही है, और अब वो कह रहे हैं समाजवाद की जरूरत नहीं। धन्यवाद संदीप जी। एक छोटा करेक्शन करवा दीजिए, मैं संघ विचारक नहीं हूँ, मैं संघ का जानकार हूँ, ठीक है, संघ के विषय में जानता हूँ। मैं ठीक संघ करेंगे, पीसीआर अभी ठीक कर रहा है, वो थोड़ा एक करेक्शन करवा दीजिए, ठीक, अच्छा रहेगा जी। मैंने जब भी मैं चैनल पे बैठता हूँ मैं ये बताता हूँ। देखिए, अभी भी मनोज झा जी बहुत सारी बातें बोलकर चले गए, 2015 की समीक्षा की बात बोल करके चले गए, संविधान समीक्षा की, जो पूजनीय मोहन भागवत जी का जो बयान था उसके विषय में आधा कोट किया, मूल नहीं पढ़ा, मूल पर नहीं गए, केवल जो अखबारों में छपा उसके आधार पर, मूल जो इंटरव्यू था वो पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में था, उसको ना पढ़ के, और जो अखबारों ने वहाँ से इंटरप्रिटेशंस दिए उसको पढ़ करके और उसी को कोट करके वो चले गए। संघ का आरक्षण को लेकर के एक नॉन स्टैंड है, वो स्टैंड ये है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा उन लोगों के द्वारा होनी चाहिए जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है, और जब तक समाज में सामाजिक या आर्थिक विषमता उस समाज के साथ है तब तक आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए। यह संघ का एक नॉन स्टैंड है, बार बार, चाहे वो मोहन जी हो, मनमोहन जी हो, दत्ता जी हो, सबने ये बात बार बार बोली है। तो आज वाले मुद्दे पर आ जाते हैं ना, दत्तात्रेय होसबले आगे कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म अब आज वाले सोशलिज्म हाँ, की जरूरत नहीं मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ जी 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 जी, बहुत सारी बातें मनोज जी और बोल गए जिनमें इन सब बातों का उत्तर है, और वो बातें आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में बोली हैं। हमें शुरू से यह पढ़ाया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और वैसे भी ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये इस भूमि का शब्द नहीं है, यहाँ का शब्द है सर्वधर्म संभाव। और हम सब जानते हैं कि भारत नहीं, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक सेकंड, नहीं, करेक्ट करना भी तो होगा ना जी, राजीव तुले जी। हमारे संविधान की उद्देशिका में मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष तो ये आप उसको पकड़ लेते हो शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है संविधान में, उसकी हिंदी प्रति में। हाँ,
पंथ निरपेक्ष शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो पंथ निरपेक्ष तो भारत है ही है ना। तो फिर दिक्कत क्या है? यही तो हिंदी में बोला गया। आप सेक्युलरिज्म को जबरदस्ती सुखीना में नहीं, उसको जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष आप चोगा चढ़ा देते हैं। संविधान में तो शब्द ही इस्तेमाल किया गया है पंथ निरपेक्ष। नहीं तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है तो संविधान भारत कब पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, तो इसलिए इसको हटा देना चाहिए, सेक्युलरिज्म को हटा देना चाहिए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर। निरपेक्ष है पहली बात। दूसरा मैं दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी जो मौलिक बात उन्होंने की, आप मुझे ये बताइए, जिस पद्धति से ये दोनों शब्द प्रिएम्बल में डाले गए, वो पद्धति को आप जस्टिफाई करते हैं, ठीक बताते हैं क्या? उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी डालने से पहले? या संविधान सभा के, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उस संविधान देश में गैर बराबरी होनी चाहिए राजीव टोली, चर्चा नहीं हुई थी क्या? देश में गैर बराबरी होनी चाहिए। हम समाजवादी सोच को त्याग कर पूंजीवादी बन जाएं क्या? नहीं चाहिए। तो समाजवाद और पूंजीवाद के अलावा कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है क्या? अच्छा, नहीं, समाजवाद से क्या दिक्कत है? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। वो जो है वो नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, बिल्कुल हो सकता है ना। थर्ड वे हो सकता है ना। दत्तोपंत ठेंगड़ी को पढ़िए, उन्होंने थर्ड वे में वो सारा रास्ता बताया है। आप जो मौलिक संघ के विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते थे। एक मिनट, नहीं राजीव भाई, देखिए, जो बात आपने दत्तोपंत ठेंगड़ी का, वो खड़े होते थे ना, सड़क पर खड़े होते थे ना। अरुण शौरी को जब विनिवेश मंत्री, सुनिए ना प्लीज, जब अरुण शौरी को विनिवेश मंत्री बनाया गया, जब डिसइन्वेस्टमेंट नवरत्नास का वाजपेयी सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट था, वो खड़े हुए ना कि ये पूंजीवाद नहीं चलेगा। अब आप उसी पूंजीवाद की पैरवी कर रहे हैं। सवाल तो यहां है ना राजीव जी। नहीं, मैं पूंजीवाद की पैरवी नहीं कर रहा हूं मैं पूंजीवाद की, संदीप भाई, पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो दत्तात्रेय होसबले कर रहे हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के इतर तीसरी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। एक थर्ड वे है जो हिंदू वे है। वो हिंदू वे है जो कहता है कि 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से दान दीजिए। कमा रहे हैं क्या? हिंदू वो है 1990 में 10% भारतीयों के पास देश की 34% दौलत थी। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 58% हो गया। गरीब है। 50% देश की आबादी, कुल संपत्ति का 6.4% उनके पल्ले हाथ आता है। किसान को 27 रुपए विशुद्ध किसानी से मिल रहे हैं। यह स्थिति बढ़िया है क्या? खरबपतियों की तादाद देश में बढ़ रही है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाहे हो जाएं सर, 142वें नंबर पर हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। संदीप भाई, आपने स्वयं बताया कि दत्ता जी ने कम से कम एक दर्जन बार यह बात बोली है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। तो कोई तीसरा रास्ता भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तीसरे रास्ते, समाजवाद ही दो रास्ते। नहीं, फेयर पॉइंट है, ये आपका फेयर पॉइंट है। समाजवाद पूरा जो वामपंथी ब्लॉक था, समाजवाद फेल हो गया। पूंजीवाद पूरे वेस्ट में फेल हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशलिज्म चला करके देख लिया आपने, वो पिछली सदी का शगल था। आपने सोशलिज्म चलाया, फेल हो गया। आप पूंजीवाद पे गए 90 में, जब आपने 90 में जब आपने देश की इकोनॉमी खोली और आपने एकदम पूंजीवाद की तरफ आप चले गए। नहीं, आजकल तो विपक्षी आरोप लगाता है ना, दो बड़े पूंजीवादी ही सरकार की सारी नीतियों को डिक्टेट कर रहे हैं। पर मैं अभी ये एक सेकंड, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर। राजीव भाई देखिए, बहुत सारे गेस्ट हैं। आलोक शर्मा, एक मिनट सर। आलोक शर्मा, तीसरा रास्ता भी तो हो सकता है, सिर्फ पूंजीवाद और समाजवाद थोड़ा है। आम आदमी का भला होना चाहिए। सिर्फ कोरे नारे देकर काम थोड़ा चलता है या पेट थोड़ा भरता है। देखिए, केवल नारे नहीं हैं। जो हमने 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी तरह से समाजवादी अवधारणा के तहत चलाए थे, उन्हीं को मोदी सरकार चला रही है। आप देखिए, 5 किलो राशन हो, मकान की, शौचालय की आपने बात की, और अभी तो मोदी जी ने जातिगत जनगणना के लिए भी कहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो कभी कराएंगे नहीं। और आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही कि हमें समाजवाद की आवश्यकता नहीं है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए, भाई वो लाडली बहन योजना थी, वो किसका हिस्सा थी? महाराष्ट्र में लाड़की बहना कर दिया, यहाँ पर कुछ और कर दिया, और हम ये दे देंगे और 1500 रुपये
महिलाओं को देंगे, ये कहीं ना कहीं समाजवाद और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ है। लेकिन इतना जरूर है कि तो ये सब तो समाजवाद संविधान से में हम है धीरे ना। धीरे राहुल धीरे गांधी जो पूंजीवाद कह की रहे तरफ हैं बढ़े। बीजेपी आरएसएस को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं वो तो बिल्कुल विपरीत बात कह रही है ना। तभी तो मैंने जो पूछा मनोज झा से भी, आलोक भाई, मैं वही तो कह रहा हूं। 3 बार चुना है और उसमें गरीब पिछड़ों की तादाद ज्यादा है जो बीजेपी के साथ दिखाई दी। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं और जो वास्तव में देश हो रहा है उसके कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। इनकी जो मूल भावना है, मूल जो उनको दिक्कत है वो 2 चीज़ों से है। समाजवाद से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनको, सारे समाजवादी तो इनके साथ हैं, जेडीयू तो पूरी समाजवाद की उपज ही है। क्या बाकी लोग समाजवाद की बात नहीं करते हैं? दिक्कत इनको धर्मनिरपेक्षता शब्द से सबसे ज़्यादा है, जिसमें कहा गया है कि संस्कृति का मूल ही नहीं है। अब आपने पंथ निरपेक्ष करके, पंथ निरपेक्ष शब्द से आपने पूरी तरह से कलई खोल दी इनकी। दुर्भाग्य ये है कि ये लोग पहले दिन से ना तो तिरंगे को मानते थे और ना ही संविधान को मानते थे। संविधान में तो इन्होंने साफ ही कहा है इनके गुरुजी ने कि भाई वहाँ संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं, प्रतियां जला रहे थे। तो इनको कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है कि हम सब आगे बढ़ें और सब जो है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता के तो ये मूल भावना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समझ नहीं आई थी क्या? 1 मिनट ये बताइए ना, संविधान हमारा 1950 में लागू हो गया, 1976 में जाकर ही सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को उद्देशिका में जोड़ने की नौबत क्यों आई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं ये जरूरी समझा, या लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों जरूरी नहीं समझा, या तानाशाही के दौर में आपातकाल में इन शब्दों को अंदर घुसा देना? अगर पहले से ही हमारे मौलिक अधिकारों में ये बातें सुनिश्चित हैं तो ये बाल की खाल क्यों निकाली जा रही है? देखिए, 1947 में ही सब कुछ ठीक हो जाता, ऐसी तो संभावना नहीं कर सकते। समाजवाद, अगर हम समाजवाद का रास्ता लेकर चले, पंचवर्षीय योजना और हमने रशिया का महानुबॉलिस प्लान लेकर हम अगर चले और समाज तरक्की करे और उसके बाद धीरे धीरे फिल्टर होकर इंडिविजुअल तरक्की करें, ये समाजवाद का पूरा मूल था। लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज़ ठीक लगी कि अब इसमें इसकी आवश्यकता है तो उसका उसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जातिगत और जिस तरह से 71 की जो जनगणना आई, 71 की जनगणना के सारे आंकड़ों का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सी चीज़ें पिक्चर क्लियर होती हैं। और उसके बाद से जब धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की तो वास्तव में वो जो दौर था वो दौर इस तरह का था कि जिसमें इस तरह के उन्माद लगातार भड़काए जा रहे थे। वैसे तो आज भी वही भड़काए जा रहे हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो, उनकी 2024 के भाषण देख लीजिए। मतलब आपको फिर से मौका मिल गया है, 2024 में किताब लेकर निकले थे, 25 में जरूरी होगा और अब किताब लेकर फिर निकलेंगे। लेकिन गुलाम गौस साहब, नहीं, बात ये नहीं है। एक मिनट, अब गुलाम गौस साहब, जिस तरह से लोगों ने आलोक भाई, अब संविधान को बदलने की बात की। ओके ओके ओके, गुलाम गौस साहब, तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद गैर जरूरी है आज के युग में? आप तो समाजवाद की ही उपज है। पहले मैं एक बात सुधार कर दूं जी। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। सबसे पहले मैं एक बात सुधार कर दूं कि मैं मंत्री नहीं रहा हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष रहा हूं किसी ज़माने में जी। और अभी बात मैं सुन रहा था राजीव जी की, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूंजीवाद के अलावा कोई रास्ता है क्या? इनकी मंशा तो साफ जाहिर हो जाती है। आपने अभी दिखाया बहुत सारे आंकड़ों के माध्यम से कि कितनी गरीबी बढ़ी है, कितने लोग गरीब हुए हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में समाजवाद की ज़रूरत नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दिया जाए तो क्या मनुवाद चलेगा क्या? इस देश में अंबेडकर का कानून चलेगा, गांधीवाद चलेगा, मनुस्मृति नहीं चलेगा। अगर लोग और जेडीयू फिर भी बीजेपी के साथ चलेगी। गुलाम गौस साहब, सवाल तो यही है ना, मूल सवाल तो यह, आप तो दरअसल समाजवाद की उपज हैं। वो कह रहे हैं समाजवाद जरूरी ही नहीं है और आप बीजेपी के साथ हैं। आप ठीक करें, मैंने हम लोगों ने समझौता किया है क्या? बहुत सारे मामले हम लोगों ने समझौता तो नहीं किया। बिहार में तो है
आप देख लीजिए, चाहे सबके अधिकार की बात हो, सबके विकास की बात हो, सबके लिए किया गया है। सबके लिए काम किया गया, गए। ये गले की हड्डी बन कोई जाएगा। पंथ, कोई सेल्फ जाति, गोल कोई एक मोहन भागवत ने 2015 में किया था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, तब आप दूसरे खेमे में थे, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। इस बार सांस अटक गई है क्या? बंच ऑफ थॉट के माध्यम से ने कहा था, उन्होंने अंजाम देख लिया कि क्या हुआ उस समय। यहाँ की जनता क्या बर्दाश्त कर पाएगी का? तो इस बार मैं बर्दाश्त कर मानता हूं पाएगी? कि इस बार तो कुछ आप साथ में कदम ताल कर रहे हैं ना बीजेपी के। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ मुद्दों पर जो हमारे जो मूल भावना है, समाज जो मूल भावना है, उससे हमने समझौता किया है क्या समाजवाद की धारा से? मतलब समझौते आप में और बता क्या दीजिए। होता है? बिहार अब इसके लिए अलग से कोई नोटराइज तो कोई समझौता, राजनीतिक समझौता होता नहीं है। आप तो हर चीज मान रहे हैं बीजेपी की। अब जो आपका चरित्र है, जो आपका डीएनए है, जो आपकी नींव है, उन पर सवाल, आपकी बुनियाद पर अब सवाल उठ रहे हैं ना गुलाम गौस साहब। ये अग्नि परीक्षा आपकी भी होगी और लोग तो पूछेंगे ना। आपने समाजवाद की अवधारणा क्या बताया? सबका विकास हो, सभी समाज का, सभी पंथ का, मुट्ठी भर लोगों का नहीं, जैसा बता के चले गया। हमारे बिहार में तो आप देख रहे हैं कि सभी पंथ, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, अगड़ी पिछड़ी, दलित, अकलियत, सबका काम हो रहा है, सबका विकास कर रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई थी दत्तात्रेय होसबले जो बोले वो गलत बोले हैं? क्या आपका विचार क्या है? दत्तात्रेय होसबले गलत बोले? दत्तात्रेय साहब सोचते होंगे कि यहाँ पर जो आरएसएस का एजेंडा लागू हो गया, इस देश में कभी आरएसएस का एजंडा लागू इस नहीं देश होगा। में आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं। ठीक है मनोज काका, आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं हो सकता। सबसे अहम घटक बीजेपी के उनके नेता यहां पर साफ कह रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्या? नहीं, हम कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। जो बात समाजवाद को लेकर के है और जो आपका सवाल है कि क्या समाजवाद क्यों जरूरी है, समाजवाद की कम से कम दत्तात्रेय को समाजवाद की परिभाषा जाननी चाहिए। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समता की बात करी गई है। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधनों में भी बताया कि भारत में कितनी गैर बराबरी है, कितनी आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति हजारों करोड़ का है और इसी भारत में 80% से 85% ऐसे लोग हैं जो 5 किलो सड़े राशन पर अपना जीवन काट रहे हैं। उसी व्यवस्था के खिलाफ जो शब्द है और उसी में समता लाने की जो व्यवस्था है, वही तो समाजवाद है, वही तो आर्थिक और सामाजिक रूप से नहीं वो बात तो ठीक है, पर जो समाजवाद आप दम भरते हैं, एक सेकंड मनोज भाई, आप जो दम भरते हैं समाजवाद का और पैरोकार आप समाजवाद के बने हुए हैं, प्राइवेट चार्टर्स में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये भी समाजवाद है क्या? या चंद लोग ही समाजवाद के नाम पर साधन संपन्न हो जाएं और बाकी गरीब देखता रह जाए? ये क्यों ना माना जाए कि दत्तात्रेय होसबले कह रहे हैं कि इस तरह के समाजवाद की जरूरत नहीं है और धारा भी खींचनी चाहिए? नहीं, दत्तात्रेय होसबले तो वो कह रहे हैं जो कभी हेडगवार कहते थे, जो कभी गोलवरकर कहते थे, वही तो कह रहे हैं कि हमें भारतीय संविधान को, ये आरएसएस के विचारकों ने तो कहा कि भारतीय संविधान सिर्फ पश्चिमी देशों के संविधानों का नकल भर है। क्या हमारा यही संविधान है? आज भी जब आप देख रहे हैं कि इस देश में सामाजिक गैर बराबरी कितनी है कि एक जाति विशेष का मूत्र इस भारत के 90% बहुजनों के शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह व्यवस्था बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। योगी भी यही कह रहे हैं जो दत्तात्रेय ने कहा कि संविधान से पंथ निरपेक्ष का भाव और संविधान से समाजवाद के भाव हटा देना चाहिए। जब आप पंथ निरपेक्षता की बात है संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में, तब तो एक तरह का इतना धर्म के खिलाफ किस तरह के जहर उगलते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर, जब उसको भी आप हटा देंगे तब क्या यह देश हमारा धर्म के आधार पर बन के, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है? क्या हालात है? बांग्लादेश बना है? क्या हालात है? दुनिया में जो मुल्क धर्म के आधार पर है क्या हालात है?
वहां कोई नागरिकत्व में समता आप देख पाते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं जो हमारा मूल भाव भी है, और वो उस समय उद्देशिका में भले नहीं था 42 में संशोधन से पहले, लेकिन उस एक अनुच्छेद 25 और 26 में था समता का भाव, और उसी की बात समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। वही डॉक्टर लोग इसी देश में दोहरी सदस्यता को लेकर के चौधरी चरण सिंह ने जब विरोध किया आरएसएस के लोगों का, तो उनके बनाए मुख्यमंत्री बिहार से कर्पूरी ठाकुर, उत्तर प्रदेश से राम नरेश यादव, हरियाणा से देवीलाल जी को हटा दिया गया। तो ये इन सब लोगों के वारिस, राजनीतिक वारिस फिर से बीजेपी के साथ। एक सेकंड मनोज, आप धारा प्रवाह फिर बोलते चले जाते। अरे भाई चुनावी सभा थोड़ा है भाई, दूसरा अगर इंटरवीन कर रहा है थोड़ा सुन लीजिए। जो इन सब लोगों के, नेताओं के राजनीतिक वारिस हैं, आज की तारीख में बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं। थोड़ी मुश्किल कर दी है क्या बीजेपी ने? रामविलास पासवान, आपकी पार्टी, आप भी तो समाजवाद की ही उपज हैं, और समाजवाद जरूरी नहीं देश में अब। नहीं, एक वाजपेयी, ये तो बहुत ज्यादा कहना हो जाएगा। होसबले का बयान हमने भी सुना है। नहीं, सिर्फ होसबले नहीं बोले, शिवराज भी बोले, शिवराज सिंह चौहान बोले कि समाजवाद की कोई जरूरत नहीं अब देश में। अरे भाई उनके कहने से अब तो देखिए, एक होता है आरएसएस ने बोल दिया भाई आरएसएस प्रेरणा स्रोत है पर सरकार में नहीं है। सरकार में बाकायदा एक मंत्री भी यही बात कह रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल हम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ना तो हम करने देंगे, ना समाजवाद को हटने देंगे, ना सेकुलरिज्म को। हुए हैं हम, क्या करें? अभी मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना जरूरी है। नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, कोई सत्ता का कोई लालच नहीं है, प्लीज। अच्छा, लालच नहीं है। हम लोग समाजवाद की पैदाइश है। आपके अस्तित्व पे ही सवाल उठ जाए। नहीं, कोई अस्तित्व का सवाल नहीं है। समाजवाद आपकी बुनियाद है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता आपकी बुनियाद है। ठोक के खड़े हैं, और वो ठोक के कह रहे हैं कि हम, और वो कह रहे हैं ठोक कर कि इनको हटाना चाहिए। दो व्यक्तियों के बयान से क्या हट जाएगा? देखिए, आप इसको बड़ा सीरियस मामला है। दो व्यक्तियों के बयान आए और हल्ला मचा दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे याद दिलाइए, छोटे मोटे व्यक्ति हैं, सरसंघ चालक के बाद सर कार्यवाह, नंबर 2 आरएसएस हम नहीं जानते और बड़े मंत्री हैं हम नहीं, शिवराज सिंह चौहान। देखिए, हमारा बड़ा सीधा कहना है, समाजवाद सेकुलरिज्म जो लाया गया है संविधान में, पहली बात तो ये है कि वो कब लाया गया और किन परिस्थितियों में लाया गया। 76 में लाया गया, सारे लोग जेल में थे। हम जो पैदाइश हैं, रामविलास पासवान जी भी जेल में थे, शरद यादव भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे। एक तो ये है। दूसरा, इन सब ने माना कि हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर्टिकल 25 तो ये अभी यकायक कुंभकर्णीय निद्रा से क्यों जागे? 11 साल हो गए ना सरकार को, आपने 370 भी हटा दिया। अब ये हटाने की का ख्याल कैसे आया? कोई बात ही हर चीज में कोई ना कोई एजेंडा होता है कि बात कोई संयोग नहीं होती। हम नहीं मानेंगे इस बात को, प्लीज। हम नहीं मानेंगे, ना मानेंगे, ना इस बात को चलने देंगे। और जब मौका है, जैसे 2024 में कि अब की बार 400 पार, तो अनंत कुमार हेगड़े भी, लल्लू सिंह भी, ज्योति मिर्धा भी वो कह रहे थे। नहीं, बदल दिया क्या संविधान? किसी के कहने से थोड़ी बदला जाएगा उसका। हाँ, पर वो कह रहे थे ना, देखिए उसका कि हमें इतनी सीटें दिला दो, हम संविधान बदलेंगे। आप बयानों पे मत जाइए। अच्छा, बयानों पे ना जाओ। जब तक मैं क्या कहता हूं, वाजपेयी जी की सरकार थी एनडीए की, 6 साल के करीब, 5-6 साल वो थे। उसके बाद 11 साल से ये। हाँ। एक काम बताइए मेरे साथ जो समाज के विरोध में है, या यही तो जानना चाह रहा हूं। तो फिर ये जरूरत क्यों महसूस की गई है 2 शब्द हटाई जाए? आप किसी को रोक लोगे अपने बयान देने से या विचारधारा से? उनकी विचारधारा है, उसको रखे, कहां दिक्कत है? पिछली बार भी जब एनडीए की सरकार बनी थी, हमने साफ कर दिया था। ये अगर शब्द हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो आप सरकार का साथ सबसे ज्यादा अपोज कर देंगे, हम छोड़ देंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जो अपनी पूरी ताकत से अपोज करेंगे। प्लीज, सरकार छोड़ देंगे। हमने क्या कहा? पूरी ताकत से अपोज करेंगे। जब ये एजेंडा पॉलिटिकल हमारे उस अलायंस में आएगा, तो हम पहले लोग होंगे, चिराग बाबू पहले लोग होंगे जो इसके विरोध में खड़े होंगे। ये आप लिख लीजिए। बिकॉज समाजवाद, देखिए 3 व्यवस्थाएं, अभी चौथी की बात कर रहे थे। समाजवाद है, पूंजीवाद है और कम्युनिज्म है। समाजवाद जो होता है या सेकुलरिज्म जो है, वो डेमोक्रेसी के गहने होते हैं। हमने तो ये सीखा है, हमने तो ये पढ़ा है। गहने चाहिए ही नहीं बीजेपी को तो। नहीं, बीजेपी के कहने से नहीं होगा। प्लीज, अभी 2 व्यक्तियों के बयान है, अभी कोई ऐसी अवधारणा नहीं है। बिहार में दिक्कत हो जाएगी, 2015 में हुई थी। दिक्कत नहीं होगी। अब राजीव कह रहे थे नहीं जी, पूरा बयान नहीं बताया गया। कहा गया ना कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे पास उसका सीधा जवाब है, सीधा एग्जाम्पल है। 11 साल और 6 साल बिहार में दिक्कत हो जाएगी। क्या बदल दिया हमने? बिहार में दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत क्यों हो जाएगी? हम तो अपने काम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये क्या है?
ये समाजवाद की परिभाषा नहीं है क्या? यह पर सेक्युलरिज्म इसी को ही तो डिनाई कर रहे हैं ना आप। डिनाई दो व्यक्ति, देखिए फिर दो व्यक्ति आए अभी तक सामने, सिर्फ दो व्यक्ति आए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, 2015 का उदाहरण हमारे पास है। संविधान की समीक्षा तब भी जो राजीव टुली कह रहे थे, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है भाई, पूरा बयान पूरी इंटायरिटी में देखो तो कहोगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई समीक्षा की बात नहीं थी, पर वो मुद्दा बना। 53 सीटें ही ले पाई बीजेपी 2015 में, जेडीयू और आरजेडी साथ थे। और अब चुनाव से ठीक पहले धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को गैर जरूरी बताना ये खतरा मोल ले रही है क्या बीजेपी, या खतरे की घंटी बजा दी है दत्तात्रेय ओसबले ने और उसमें सुर मिला दिया शिवराज सिंह चौहान ने? सरकार का एक कद्दावर मंत्री भी यही बात कह रहा है। मुझे लगता नहीं आज के माहौल को देखते हुए और जिस तरह से जनता, अगर आम जनता को देखें, उनके जिस तरह से विचार हैं, कि अगर आप कहें धर्मनिरपेक्षता को हटाना है, क्योंकि दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग हो रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है, समाजवाद की जरूरत नहीं है। कुल मिला के होगा ये कि शोर शराबे में, इस इको में धर्मनिरपेक्षता को हटाना है वो बढ़ चढ़ कर सामने आएगा और समाजवाद को हटाना वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। या मैं पलट कर एक सेकंड संजय, नहीं संजय, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुझे ठीक इसका उल्टा होता दिख रहा है कि धर्मनिरपेक्षता वाले मसले पर विपक्ष दो हाथ नहीं करेगा बीजेपी के साथ। वो कहेगा अमीर गरीब की लड़ाई की, गरीबों का हक मार रहे हैं, समाजवाद को बंद करना चाहते हैं, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। सेंस कुछ ऐसी मिल रही है शुरुआती स्टेटमेंट्स में। हाँ, नहीं, मुझे यही लग रहा है। देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आजकल पॉलिटिक्स में। आप किस बात को किस तरह से पहुंचाते हैं जनता के बीच में। लालू प्रसाद यादव ने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप इस भाषा में जनता को समझा सके कि भाई गरीबों का हक मारने की कोशिश हो रही है और अमीरों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो शायद कुछ ना कुछ काम करे। लेकिन जैसे ही बीजेपी उसके काट में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना है और उसके प्रॉक्सी में वो दो शब्दों का इस्तेमाल करेगी, दो रिलीजियन के लोगों का, हिंदू और मुसलमान, तो कौन ज्यादा हावी होगा? मुझे लग रहा है 11 साल के मीडिया अपनी जिम्मेदारी तो कई बार विपक्षी पार्टी, संजय, मीडिया अपनी जिम्मेदारी भी ना कई बार पूरी निभाता नहीं है। देखिए, हमारा तो सीधा मतलब होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो संविधान की उद्देशिका है उसकी पहली लाइन हिंदी की जो प्रति है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं इस्तेमाल हुआ है। सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्षता है। अब बीजेपी या आरएसएस जो शब्द इस्तेमाल करे, हम क्यों करें भाई? संविधान में यह शब्द ही नहीं है। सवाल है जिन शब्दों की चर्चा हो रही है ये सब किताबों में, संविधान में लिखे हैं। हम चुनावी नजरिए को हमें आम जनता की भाषा से समझने की कोशिश करनी चाहिए और यही बात बीजेपी ने इसमें महारत हासिल की है। जिस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है पिछले 11 साल में, 10 साल 11 साल में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां जिन मुद्दों को उठाती है वो कोई अहम मुद्दे नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन उस बात को जनता तक पहुंचाने में विफल रही है। कम से कम चुनावी इतिहास को देखें, 10 साल का यही नजर आता है। तो जिन शब्दों से हम खेल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, कब आया, क्यों आया, लेकिन जिस तरह से इसे जनता के बीच में परोसा जाएगा, जिस तरह से जनता के बीच में ले जाया जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष के बदले में यही होगा कि क्या इस देश में हिंदू जो बड़ी आबादी, जिनकी बड़ी आबादी है, उनको ज्यादा हक मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप ऐसी भाषा में बात करेंगे तो निश्चित रूप से नहीं, पर 2024 2015 को छोड़िए, 2024 में भी यही बातें आई थी और इसमें संविधान के अंदर जो बदलाव की बात थी वही कि भाई हिंदू मुसलमान धर्मनिरपेक्षता वगैरह ये ढकोसले हैं। तब बीजेपी 370 पार का नारा लगा रही थी खुद के लिए, एनडीए के लिए 400 पार, 240 पर सिमटी थी। या ये काठ की हांडी हो गया है संविधान की लड़ाई, संविधान की लड़ाई जो रिटर्न मिले विपक्ष को वो इस बार भी उम्मीद लगाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है हर बार। देखिए, दो चीजें हैं। वो संविधान की लड़ाई की जब बात हो रही थी तो केंद्र की सरकार चुनी जा रही थी, अब राज्य की सरकार चुनी जाएगी और राज्य सरकार का संविधान को बदलने या ना बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोनों चीजें होंगी। एक मुद्दा आपने एक बार आरक्षण की समीक्षा का भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं होता संजय।
आरक्षण की समीक्षा का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं होता तो बिहार में हार गई ना बीजेपी। 2015 में 53 ही सीट ले पाई। नहीं, आरक्षण के कुछ ऐसे हिस्से हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों की बात करें उसमें तो समीक्षा करेगी राज्य की सरकार। जहां केंद्र सरकार की नौकरियों की बात है वहीं सिर्फ केंद्र सरकार का दखल है। लेकिन ऐसे तमाम नौकरियां हैं, अगर आप अलग अलग राज्यों को देखें तो केंद्र सरकार के नौकरी का जो प्रोपोर्शन राज्य के लोगों के लिए को मिलता है या हासिल कर पाते हैं, उससे बड़ी तादाद में राज्य की सरकार की नौकरियां होती हैं और उस पर पूरे राज्य सरकार का ही अधिकार होता है। तो उसको कैसे तो आपको लगता नहीं अभी आने वाले दिनों में किस तरह से इस मुद्दे को परोसता है विपक्ष, कैसे किस मुद्दे को पकड़ता है? धर्मनिरपेक्षता को पकड़ना चाहेगा और बीजेपी चाहेगी धर्मनिरपेक्षता को पकड़े या समाजवाद को? और बीजेपी क्या नैरेटिव बनाती है? लड़ाई शुरू हो गई है, सियासत गरमाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, देश का होगा क्या, आम आदमी का होगा क्या, वो सवाल भी जस का तस बना रहेगा।